जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। कोई इंसान आसमान से छलांग लगाने के लिए एक बहुत ही महंगा पैराशूट खरीदता है। अच्छा। हाँ, और वो हवा में गोते लगा रहा है एकदम बेफिक्र। लेकिन जैसे ही वो जमीन की तरफ तेजी से गिरते हुए उस पैराशूट की डोरी खींचता है तो छतरी खुलने की बजाय एक छोटी सी पर्ची बाहर आती है। ओहो, और उस पे लिखा होता है शर्तें लागू। बिल्कुल, शर्तें लागू। अब ये सुनने में शायद किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगे, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई अस्पताल के बिस्तर पर होता है और अचानक उसका मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है ना, तो वो झटका बिल्कुल इसी पैराशूट के न खुलने जैसा होता है। ये बहुत ही डरावना एहसास है। मतलब सुरक्षा का जो भ्रम टूटता है ना, वो असल में असुरक्षित होने से ज्यादा खतरनाक होता है। लोग जब पॉलिसी खरीदते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने मन की शांति खरीद ली है। एकदम सही बात है। लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उन्हें शांति की बजाय एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक झटका मिलता है। हाँ, और लोग समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई। और बस इसी झटके की असल वजह समझने के लिए आज हमारे सामने कुछ बेहद अहम दस्तावेज और कुछ बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च नोट्स मौजूद हैं। ये कोई आम कागज नहीं है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री की उस फाइन प्रिंट का, यानी उन बारीक अक्षरों में छपी शर्तों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, जिन्हें सच कहूं तो हम में से कोई नहीं पढ़ता। हाँ, हम बस एजेंट की बातों पे भरोसा कर लेते हैं। बिल्कुल, एजेंट क्या कहता है, सर फुल कवर है, एकदम टेंशन फ्री रहिए। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन ही ये है कि हम क्लेम रिजेक्शन की जड़ों तक पहुंचे और ये समझें कि ये सच में फुल कवर है या फिर सिर्फ फुल कंफ्यूजन। ये एक बेहद प्रासंगिक चर्चा है। मतलब इस भ्रम के जाल से बाहर निकलना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो हर महीने अपनी गाड़ी कमाई से प्रीमियम भर रहा है। हाँ, जब तक हम इस बारीक अक्षरों वाले चक्रव्यूह को डिकोड नहीं करेंगे, लोग एक झूठी सुरक्षा के साए में ही रहेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी पॉलिसी में सबसे ज्यादा चमकती है, यानी सम इंश्योर्ड या वो बड़ा कवर अमाउंट। बिल्कुल, 10 लाख या 20 लाख का कवर। हाँ, लोग वो बड़ा नंबर देखते हैं और गहरी सांस लेकर सोचते हैं कि बस अब कोई फिक्र नहीं। ये सुनने में बहुत मजबूत लगता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये बिल्कुल उस स्थिति जैसा है जैसे किसी को भारी बारिश से बचने के लिए एक बहुत बड़ी छतरी दे दी गई हो, लेकिन साथ में एक अजीब सी शर्त लगा दी गई हो कि भाई इस छतरी को आप पूरा नहीं खोल सकते। तो छतरी भले ही 20 लाख की हो, लेकिन क्या संकट के समय वो पूरी तरह से इस्तेमाल के लायक होती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। हमारा जो दिमाग है ना, वो बड़े नंबरों को देखकर तुरंत शांत हो जाता है। हाँ, एक तसल्ली सी मिल जाती है। बिल्कुल, 10 लाख का नंबर दिमाग में एक अभेद्य किले जैसी इमेज बनाता है। लेकिन हमारे सामने जो दस्तावेज हैं, वे साफ बताते हैं कि ये नंबर पूरी तरह से यूजेबल हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहीं से असली गणित शुरू होता है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस कोई बाजार में बिकने वाला साधारण प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि खरीदा और जब मन किया इस्तेमाल कर लिया। तो फिर ये क्या है? ये दो पार्टियों के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक कानूनी अनुबंध। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे सच में शायद ही कोई पूरा पढ़ता है। सही कहा। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि आपको क्या फायदा मिलेगा, उसमें बहुत ही डिटेल में ये भी लिखा होता है कि किन परिस्थितियों में आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। ये तो है। इन शर्तों को समझे बिना वो 20 लाख का नंबर बस कागज पर छपी स्याही है। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट की गहराई को नहीं समझेंगे, आपकी सुरक्षा हमेशा अधूरी रहेगी। तो अगर छतरी इतनी बड़ी है तो फिर बारिश में भीगने का इतना डर क्यों है? इसके जवाब में हमारी रिसर्च एक बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ इशारा करती है, और वो है समय। टाइमिंग। हाँ, मतलब पॉलिसी लेते ही कवर तुरंत शुरू नहीं होता। दस्तावेजों में वेटिंग पीरियड या प्रतीक्षा अवधि का जिक्र है। ये मुझे किसी नई नौकरी के प्रोबेशन पीरियड जैसा लगता है। प्रोबेशन पीरियड वो कैसे? जैसे जब कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे पहले दिन से ही सारी छुट्टियां या सारे भत्ते नहीं मिलते ना। उसे कुछ महीने काम करके खुद को साबित करना पड़ता है। तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस में भी ऐसा ही कुछ होता है? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या ये वेटिंग पीरियड सिर्फ कंपनियों का पैसा बचाने का तरीका है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है।
हाँ, लेकिन गहराई से देखें तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे रिस्क असेसमेंट काम करता है। मतलब इंश्योरेंस इस सिद्धांत पर चलता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक फंड में पैसा डालें ताकि जरूरत पड़ने पर किसी एक की मदद हो सके। रिस्क शेयरिंग। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर वेटिंग पीरियड ना हो तो लोग क्या करेंगे? वे तभी पॉलिसी खरीदेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि अगले हफ्ते उनकी कोई महंगी सर्जरी होने वाली है। अरे हाँ, ये तो है। अगर ऐसा होने लगा तो कंपनियां तो रातों रात दिवालिया हो जाएंगी। इसीलिए कुछ खास बीमारियों के लिए जैसे मोतियाबिंद या घुटने बदलने की सर्जरी के लिए 1 साल, 2 साल या कभी-कभी 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने आज पॉलिसी ली और 6 महीने बाद उसे कोई ऐसी सर्जरी करवानी पड़ गई जो उस लिस्ट में थी, तो क्या कंपनी कुछ तो मदद करेगी? मतलब आधा पैसा या ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। सच में? तो हाँ, क्लेम सीधा और पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। कारण साफ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस बीमारी के लिए सुरक्षा का दायरा अभी शुरू ही नहीं हुआ था। बाप रे। आपके हाथ में कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर की हर बीमारी कवर हो गई है। ये तो बहुत बड़ा जाल है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि प्रीमियम कट गया मतलब टेंशन खत्म। और इसी से जुड़ा एक और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा इस रिसर्च में सामने आया है। पहले से मौजूद बीमारियां यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। ये सबसे गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। दस्तावेज बताते हैं कि ये किसी ऐसे रास्ते पर चलने जैसा है जहां जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी हों। ये सच में सबसे जटिल हिस्सा है। फॉर्म भरते समय आपने अपनी सेहत के बारे में क्या बताया और क्या छिपाया, क्लेम के वक्त सिर्फ और सिर्फ यही देखा जाता है। इंश्योरेंस का जो पूरा ढांचा है ना, वो परम सद्भाव के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब कंपनी मानकर चलती है कि आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री पूरी ईमानदारी से बताई है और उसी के आधार पर वे आपका प्रीमियम तय करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर झूठ नहीं बोलते। जैसे मान लीजिए किसी को 10 साल पहले कोई छोटी सी सर्जरी हुई थी या उसे हल्का ब्लड प्रेशर रहता है जिसे वो कोई सीरियस बीमारी मानता ही नहीं। हाँ, लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। तो अगर फॉर्म भरते वक्त उसने ये जानकारी नहीं दी, जिसे हम एक अनजाने में हुई भूल कह सकते हैं, तो क्या तब भी क्लेम पर असर पड़ेगा? दुर्भाग्य से हाँ। मतलब कोई रियायत नहीं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अनजाने में हुई भूल के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर क्लेम के टाइम अस्पताल की पुरानी फाइलों से ये साबित हो गया कि बीमारी पुरानी थी और फॉर्म में उसका जिक्र नहीं था, तो कंपनी जानकारी छिपाने का हवाला देकर पूरा क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। ओहो। क्योंकि तकनीकी रूप से ये कॉन्ट्रैक्ट की मूल शर्तों का उल्लंघन है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई इंसान बहुत जागरूक है और एकदम ईमानदार है। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी पॉलिसी भी पुरानी हो चुकी है, तो वेटिंग पीरियड भी खत्म हो गया और उसे पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। अब तो हर हाल में उसे पूरा पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ आकर हमारी रिसर्च हमें एक और छुपे हुए तहखाने की तरफ ले जाती है, जिसे अपवाद यानी एक्सक्लूजन और सहभुगतान यानी कोपे का नाम दिया गया है। ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। और यहीं पर यह चर्चा सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये मुझे किसी बहुत ही महंगे बुफे में जाने जैसा लगता है। बाहर बड़ा सा बोर्ड है कि एंट्री फ्री है, जितना चाहो खाओ, लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि भाई अगर मीठा खाना है या कोई खास डिश लेनी है तो उसका बिल अलग से देना होगा। ये उपमा एकदम सटीक है। कोई पॉलिसी क्या कवर करती है ये जानना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि वो क्या कवर नहीं करती है। और यही एक्सक्लूजन का हिस्सा होता है। जैसे कि कई पॉलिसियों में कॉस्मेटिक सर्जरी, दांतों का इलाज या कुछ नए तरह के मॉडर्न इलाज पूरी तरह से बाहर रखे जाते हैं। अच्छा, मतलब वो लिस्ट में ही नहीं होते? हाँ, लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और सोचते हैं कि बिल तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, लेकिन क्लेम के वक्त अचानक पता चलता है कि वो बीमारी या वो इलाज तो एक्सक्लूजन लिस्ट में था और नतीजा एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका। और फिर ये जो कोपे का क्लॉज है, ये भी तो एक बड़ा पेच है। रिसर्च के हिसाब से इस क्लॉज का सीधा सा मतलब ये है कि कुल बिल का एक फिक्स्ड हिस्सा ग्राहक को खुद अपनी जेब से भरना होगा। बिल्कुल। इसे अर्थशास्त्र में मॉरल हजार्ड या लापरवाही रोकने का तरीका कहते हैं। लापरवाही? वो कैसे? जरा सोचिए, अगर किसी को पता हो कि अस्पताल का सारा खर्च कोई और उठाने वाला है, तो वो सबसे महंगे अस्पताल में जाएगा ना, और डॉक्टर जितने भी टेस्ट बोलेगा वो खुशी खुशी करवा लेगा। हाँ, क्योंकि अपनी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। इसी टेंडेंसी को रोकने के लिए कंपनियां कोपे क्लॉज लाती हैं। मान लीजिए किसी का अस्पताल का बिल 5 लाख रुपया आया है
और उनकी पॉलिसी में 20% का कोपे लगा है। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ 80% यानी 4 लाख रुपए ही देगी। बाकी का 1 लाख रुपए मरीज के परिवार को खुद चुकाना होगा। अरे लेकिन ये तो सरासर अनुचित लगता है। मतलब कोई भी अपनी खुशी से या शौक से तो अस्पताल जाता नहीं है। वो तो है। बीमारी तो एक मजबूरी है ना। ऐसे में ये कहना कि लोग जानबूझकर ज्यादा खर्च करेंगे, क्या थोड़ा अजीब नहीं है? आपकी बात सही है कि कोई शौक से बीमार नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बात बीमारी की नहीं बल्कि इलाज के तरीके और चुनाव की है। अच्छा, चॉइस की बात है। हाँ, जब किसी को अपनी जेब से पैसा देना होता है तो वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या ये महंगा स्कैन सच में जरूरी है, या क्या हमें 3 दिन की बजाय 2 दिन में छुट्टी मिल सकती है? पॉइंट है। लेकिन जब बिल मुफ्त होता है तो लोग ये सवाल पूछना बंद कर देते हैं। कोपे का मेन पर्पस ग्राहक को खर्चों के प्रति अलर्ट रखना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग प्रीमियम बचाने के लालच में इसे चुन तो लेते हैं, पर क्लेम के वक्त इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। समझ गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये गणित यही खत्म नहीं होता। हमारी रिपोर्ट में एक और बहुत ही डरावने क्लॉज की तरफ इशारा किया गया है, जिसे रूम रेंट लिमिट या कमरे के किराए की सीमा कहा गया है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। पहली नज़र में तो ये बहुत मामूली सा नियम लगता है। मतलब मान लीजिए मेरी पॉलिसी में 5,000 रुपये प्रतिदिन वाले कमरे की लिमिट है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त वो कमरा खाली नहीं था और मैंने 8,000 रुपये वाला कमरा ले लिया। अब सीधा सा गणित तो यही कहता है कि भाई कंपनी अपना 5,000 देगी और जो रोज का 3,000 का अंतर है वो मैं अपनी जेब से दे दूंगा। बात खत्म। इसमें इतना खतरनाक क्या है? अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यही सबसे बड़ा धोखा होता है। धोखा? कैसा धोखा? अगर आप अस्पताल की बिलिंग का ढांचा समझेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ कमरे के किराए के 3,000 के अंतर की बात नहीं है। अस्पताल का पूरा फाइनेंस इस बात पर टिका होता है कि आपने कौन सा कमरा चुना है। मैं कुछ समझा नहीं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप सिनेमा हॉल में नॉर्मल सीट की बजाय वीआईपी रिक्लाइनर सीट लेते हैं तो सिर्फ टिकट का दाम नहीं बढ़ता, उस वीआईपी एरिया में मिलने वाला पॉपकॉर्न, पानी की बोतल और सर्विस भी महंगी हो जाती है। मतलब जो कमरा हमने चुना है वही बाकी सारे खर्चों का रेट तय करता है। एकदम सही। अस्पताल में कमरे की कैटेगरी के आधार पर ही डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन थिएटर का चार्ज, यहाँ तक कि नर्सिंग चार्ज भी तय होते हैं। रुकिए, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है और सच कहूं तो एकदम इलॉजिकल लगती है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। मतलब डॉक्टर ने जो सर्जरी की है या जो टाइम दिया है वो तो वही है ना। शरीर का ऑपरेशन तो वैसा ही होगा, चाहे कमरा 5,000 का हो या 8,000 का। फिर कमरा बड़ा लेने से कंपनी डॉक्टर की फीस में कटौती क्यों करने लगती है? भले ही अतार्किक लगे, लेकिन इंश्योरेंस में इसे प्रोपोर्शनेट डिडक्शन या आनुपातिक कटौती कहा जाता है। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन? हाँ, कंपनी का लॉजिक यह है कि चूंकि आपने अपनी लिमिट से 60% ज्यादा महंगा कमरा लिया है, तो इसका मतलब है कि आपके बाकी सारे बिल भी उसी अनुपात में बढ़कर आए होंगे। बाप रे। इसलिए कंपनी सिर्फ कमरे के किराए में नहीं, बल्कि डॉक्टर की फीस, सर्जरी और बाकी बिलों में भी सीधे 60% की कटौती कर देगी। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक छोटी सी गलती से पूरा घर गिर गया। बिल्कुल, एक छोटे से नियम का उल्लंघन पूरे बिल को ताश के पत्तों की तरह गिरा देता है। और सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को डिस्चार्ज होने तक इस भयानक नियम का पता ही नहीं होता। ये तो वाकई दिमाग सुन कर देने वाला है। तो जब हम इन सारी थियरीज और छुपे हुए क्लॉजेस को एक साथ जमीन पर उतरते हुए देखते हैं तो असल जिंदगी में क्या होता है? असल जिंदगी की कहानी बहुत अलग होती है। रिसर्च ने हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंडियन सिनेरियो दिया है। जी। हम अक्सर विज्ञापनों में सुनते हैं ना, हमारा अस्पताल कैशलेस है। हाँ, बहुत आम है ये। लोगों को लगता है कि कैशलेस का सीधा सा मतलब है कि अस्पताल जाओ, कार्ड दिखाओ और वॉलेट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन दस्तावेज साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कैशलेस सुविधा कोई जादू की छड़ी नहीं है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। कैशलेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी बिना कुछ पूछे सारा बिल भर देगी। ये सिर्फ एक तरह की प्री ऑथराइजेशन है। अच्छा। क्लेम का फाइनल अप्रूवल, पॉलिसी की शब्दावली, नेटवर्क हॉस्पिटल की कैटेगरी, ये सब कैशलेस पर भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे नॉर्मल क्लेम पर। तो मतलब इस सब का असल मतलब क्या है? हमारी रिसर्च में दी गई वो केस स्टडी तो सच में आंखें खोलने वाली है। जरा उस स्थिति को देखिए।
एक परिवार है जो पिछले 7-8 सालों से बिना किसी चूक के अपना प्रीमियम भर रहा है। हम्म। अचानक घर में किसी को मेडिकल इमरजेंसी आती है और अस्पताल ले जाना पड़ता है। इलाज के बाद बिल आता है 4 लाख रुपए का। जी। परिवार सोचता है कि चलो कम से कम पैसों की टेंशन तो नहीं है, लेकिन जब क्लेम सेटल होता है तो मानो उनके ऊपर आसमान ही टूट पड़ता है। एक के बाद एक कई झटके लगते हैं। हाँ, क्योंकि इस एक बिल पर वो सब कुछ लागू हो जाता है जिसकी हमने अभी तक चर्चा की है। वो कैसे? देखिए, जैसे ही क्लेम प्रोसेस शुरू होता है, सबसे पहले वेटिंग पीरियड का नियम सामने आता है। तो कुछ खास जांच और दवाइयों के 25,000 रुपए सीधे कट जाते हैं। उसके बाद आता है कोपे का नियम। मान लीजिए 10% कोपे था, तो बचे हुए बिल में से वो भी कट गया। और फिर वो कमरे वाला नियम। बिल्कुल, आखिर में सबसे बड़ी चोट मारता है कमरे के किराए की आनुपातिक कटौती का नियम, क्योंकि जल्दबाजी में परिवार ने अपनी लिमिट से थोड़ा महंगा कमरा ले लिया था। और इन सारी कटौतियों के बाद जो मेन बिल 4 लाख रुपए का था, उसका फाइनल पेमेंट सिर्फ 2,40,000 रुपए ही होता है। हाँ, और बाकी का 1,60,000 रुपए वो उस परिवार को अपनी जेब से भरना पड़ता है, वो भी तब जब वे सालों से ईमानदारी से अपना प्रीमियम दे रहे थे। ये उम्मीद और हकीकत के बीच का सबसे क्रूर उदाहरण है। कोई भी इंसान इस स्थिति में खुद को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस करेगा। यही कारण है कि विज्ञापनों के शोर से परे जाकर उस असली कॉन्ट्रैक्ट को समझना इतना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति इस तरह के आघात से बच सके, इसके लिए हमारी रिसर्च ने 6 पॉइंट की एक बहुत ही अच्छी चेकलिस्ट दी है। ये चेकलिस्ट तो हर किसी को साइन करने से पहले देखनी चाहिए। बिल्कुल। पहला पॉइंट, वेटिंग पीरियड को अच्छी तरह समझें, खासकर पुरानी बीमारियों के लिए। दूसरा पॉइंट, अपवादों की लिस्ट, यानी क्या-क्या कवर नहीं है, उसे ध्यान से पढ़ें। सही कहा। तीसरा है कोपे का क्लॉज। इसे बारीकी से समझें और हो सके तो ऐसी पॉलिसी लें जिसमें ये नियम ना हो। और चौथा पॉइंट है कमरे के किराए की लिमिट। ये तो हमने बहुत ही डिटेल में देख लिया कि ये छोटी सी शर्त कैसे पूरे बिल की धज्जियां उड़ा सकती है। हाँ, पांचवा पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिक्लेयर करने का सही तरीका। कोई भी जानकारी छिपाए नहीं। और आखिर में छठा पॉइंट, कंपनी की क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस कितनी आसान और पारदर्शी है, ये जरूर चेक करें। ये चेकलिस्ट एक तरह से वो मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे आपको अपनी पॉलिसी देखनी चाहिए। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो एक बहुत ही साफ गोल्डन रूल सामने आता है। वो क्या? वो रूल ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के ब्रोशर और पॉलिसी के असली कॉन्ट्रैक्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। ब्रोशर तो सिर्फ मार्केटिंग का टूल है, वो बस मुस्कुराते हुए चेहरे और बड़ी बड़ी छतरियां दिखाता है। लेकिन जो असली सच्चाई है, जो कड़ी शर्तें हैं, वो उस भारी भरकम बारीक अक्षरों वाले कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। ये दोनों एकदम अलग दुनिया है। यानी पॉलिसी लेते समय किसी को भी एजेंट की मीठी बातों के झांसे में नहीं आना चाहिए। इसके बजाय हमें सिर्फ 2 बहुत ही सीधे सवाल पूछने चाहिए। पहला, इस पॉलिसी में क्या-क्या कवर है? और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इस पॉलिसी में क्या-क्या कवर नहीं है? यही वो सवाल है जो पूरा गेम बदल सकता है। एकदम सही, क्योंकि जब आपको क्लियरली पता होता है कि क्या कवर नहीं है, तभी आप असल में अपने रिस्क का सही अंदाजा लगा पाते हैं। आप मेंटली तैयार रहते हैं और मुसीबत के वक्त कोई बड़ा झटका नहीं लगता। तो आज हमने इन दस्तावेजों के जरिए जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये है कि सिर्फ जेब में एक कार्ड होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उस कार्ड के पीछे के पूरे सिस्टम को, उस फाइन प्रिंट को समझना ही हमारी असली सुरक्षा है। 100% सही बात है। और मुझे लगता है कि हमारी आज की ये गहन चर्चा हर सुनने वाले के लिए एक बहुत ही रोचक सवाल पर आकर रुकती है। एक ऐसा विचार जिस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। और वो विचारणीय सवाल ये है कि जरा सोचिए, अगर बीमा कंपनियां जोखिम के गणित को इतने शानदार तरीके से समझती हैं, उन्हें पता है कि किस शब्द को कहाँ रखना है ताकि उनका अपना रिस्क कम से कम हो, तो क्या पॉलिसी खरीदते समय हमें और आपको, हर व्यक्ति को, खुद भी अपना एक रिस्क एनालिस्ट नहीं बन जाना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अगली बार जब आपके सामने कोई नया नियम या शर्त आए तो उसे सिर्फ ऊपर से ना पढ़ें। एक पल के लिए रुकें और सोचें कि इस एक नियम के पीछे कंपनी फ्यूचर का कौन सा बड़ा रिस्क टालना चाह रही है। और सबसे जरूरी बात, क्या वो रिस्क जो कंपनी बड़ी चालाकी से अपने सिर से हटा रही है, वो अब सीधे तौर पर आपके कंधों पर तो नहीं आ गया? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।